हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन की क्लास में आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 11 क्लास ले चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के शेष क्लास को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन यह है कि उड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। तो बताना है कि उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो अर्थात इसमें दोनों कथन सही है, 1 और 2। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 ईस्वी में भारत में भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र ने निम्नलिखित सिफारिशें की थी। उच्च शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा की भी सिफारिश की थी। महिला और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की और प्रांतों में शिक्षा के गठन की भी सिफारिश की। 1857 में कलकत्ता पहला और बम्बई मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की। तो सबसे पहला विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ, लेकिन मुंबई और मद्रास में भी विश्वविद्यालयों की स्थापना किया। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ये 1916 में हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी और इसकी स्थापना संसदीय विधान बीएचयू अधिनियम 1915 के अंतर्गत किया गया था। 1902 में लॉर्ड कर्जन के 2 भारतीय सदस्यों ने सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वो कौन थे? तो वो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी थे। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया। इस आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय के नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत का वाइसराय था। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग के द्वारा दिए गए सुझाव के 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण बढ़ गया। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो 1904 में पारित किया गया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो ये 1835 के मैकाले के मिंट्स के द्वारा नींव रखी गई। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के मिंट्स स्मरण पत्र में पड़ी। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का कक्ष भारत और अरब के समस्त
साहित्य के अधिक मूल्यवान है। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए भारत में अंग्रेजी को ही उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने को मंजूरी दी गई। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो ये डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, दीवान बैदेव नाथ मुखर्जी ने की थी। राजा राममोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब किया गया था? तो ये 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1885 में WC बनर्जी के द्वारा अंकित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? तो ये शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, अर्थात सी ऑप्शन सही है। 1885 में योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए थे। देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावनाओं को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मंच से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त हुआ था? तो ये 1917 में नियुक्त किया गया था। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष जो नियुक्त किए गए। इस आयोग का ये विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। 1904 में पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी? तो ये सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा किया गया था। पटना महिला कॉलेज बिहार में महिलाओं की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोला गया उच्च शिक्षण का पहला संस्थान है। बिशप विजय शुलूबियन SJ पटना के बिशप संस्थापक और मदर M. जोसेफिन AC एपोस्टोलिक फार्मेल के सुपीरियर जनरल ने इसका नाम पटना वीमेंस कॉलेज रखा और इसे बिहार की महिलाओं के लिए एक उपहार के रूप में प्रस्तुत किया। यह कॉलेज वर्ष 1870 में स्थापित एक शैक्षिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा संचालित किया जाता है। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास महात्मा गांधी ने किया और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन फरवरी 1921 में गांधी जी ने किया था। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1887 से 80 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंहबंद का वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपनत्व को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट के द्वारा जिस मजिस्ट्रेट को ये अधिकार था कि वो किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों से ब्रांड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले, वो कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता है। इस अधिनियम के अधीन सोमप्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। 1854 का उड डिस्पेच किससे संबंधित था? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक अर्थात आधुनिक शिक्षा से भी, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से भी और सामाजिक सुधार अर्थात तीनों से संबंधित था। इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। 1854 के उड्स डिस्पेच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया था। विश्वविद्यालय के तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहर मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान, प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना आदि का किया अर्थात विकल्प डी सही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए गए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1878 में पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया। इस कानून के अनुसार एक अस्थायी भाषा के समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस के द्वारा सामग्री समाचार पत्र की समीक्षा करवानी पड़ती थी या करवानी होती थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। अर्थात ये तीनों पॉइंट सही हैं। 1, 2, 3 अर्थात पहला इसका सही होगा। लॉर्ड लिटन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू किया, जिसने सरकार को तथाकथित सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने की शक्ति दी। ज्ञातव्य है कि अंग्रेजों को इस अधिनियम से छूट दी गई थी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें भी विनियमित नहीं किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास ये अधिकार था कि वह समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक से एक निश्चित प्रकार की सामग्री न छापने का आदेश दे सकता था और आपत्तिजनक समझी जाने वाली किसी भी मुद्रित सामग्री को जब्त कर सकता था। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया। इस अधिनियम की सबसे निकृष्टतम विशेषताएं थी कि अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव, अपील का कोई अधिकार नहीं। वीपीए के तहत सोमप्रकाश, भरत मिहिर, ढाका प्रकाश और समाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी।
विदित हो गई कि इस कानून को 1881 में वायसराय के रूप में लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना मोतीलाल घोष तथा शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। प्रारंभ में ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में यस एन बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर थे। फ्री प्रेस जनरल एक न्यूज़ एजेंसी थी। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी ने प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र के संपादक मदन मोहन मालवीय थे और मालवीय उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो डी अर्थात द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, बंगाली और मराठा ये प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1828 में बंगाल में प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंग के कार्यकाल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया गया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया गया था। बेंटिंग ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चला करके उनका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंग ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः विकल्प 1, 2, 4 सही है, इसलिए इसका विकल्प सी सही होगा, सर विलियम जोन्स। फराजी कौन थे? तो फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। तो फराजी जो फैरजी के भी कहे जाते थे, ये लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते हुए शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। ये विद्रोह 1818 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा किया गया था। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातीय को, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग या उदार रजवाड़े को। तो इसमें से कौन सा कोट सही है? अर्थात इसमें से डी 1, 2 और चौथा सही है, तीसरा इसमें से गलत है। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग को छोड़ करके शेष तीनों सही हैं, इसलिए इसका चौथा सही होगा। 19वीं सदी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन का भारत के इतिहास में विशेष स्थान है। इसने जहां एक और धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों का आह्वान किया है, वहीं दूसरी ओर इसने भारत के अतीत को उजागर कर भारतीयों के मन में आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जगाने की कोशिश भी की। इसने बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियों एवं उदार रजवाड़े वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसे राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कहे जाते हैं।
राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, नव भारत का पैगंबर और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है? तो नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। उन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना की और सह प्रमाण ये विचार व्यक्त किया कि हिंदुओं के सभी प्राचीन मौलिक धर्म ग्रंथों ने एक ब्रह्म का उपदेश दिया। इसके समर्थन में उन्होंने वेदों और 5 मुख्य उपनिषदों का बंगला भाषा में अनुवाद किया। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो इसके विषय में सन के विषय में मतभेद है, अर्थात राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, जो ऑप्शन में है ही ना। 1828 को ब्रह्म समाज के नाम से एक नए समाज की स्थापना की, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। यह ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म में सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज ने रंग, वर्ण अथवा मत पर विचार किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उच्चतम विधि के रूप में मानवता की सेवा पर बल दिया। दिए गए विकल्प में कोई भी विकल्प सही नहीं है। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में किया गया था? तो ये 1828 में किया गया। सती को गैर कानूनी किसने घोषित कर दिया था? तो इसे विलियम बेंटिंक के द्वारा गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने दिसंबर 1829 में नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रारंभ में ये कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया, परंतु 1830 में इसे बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताई-उनी आंदोलन किसने चलाया था? तो इसको चलाने वाले जौनपुर के करामत अली थे। फराजी आंदोलन के विरोधी 1893 में ढाका में ताई-उनी आंदोलन किसने चलाया था? तो जौनपुर के करामत अली के द्वारा चलाया गया था। तो फराजी आंदोलन के विरोध में 1838-39 में ढाका में ताई-उनी आंदोलन चलाया गया, जिसका नेतृत्व जौनपुर के करामत अली ने किया। फराजी आंदोलन की शुरुआत 1828 में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इस आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र पूर्वी बंगाल था तथा इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामिक प्रथाओं का उन्मूलन करना था। ताई-उनी आंदोलन का प्रारंभ 1839 में हुआ था, न कि 1893 में। आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1909 में किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर स्थापना से पूर्व प्रांतीय स्तर पर हिंदू महासभा स्थापित की गई थी। सबसे पहले पंजाब प्रांत में वर्ष 1909 में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। पंजाब के बाद बंगाल तथा संयुक्त प्रांत ने हिंदू सभा की स्थापना हुई और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू महासभा की स्थापना अप्रैल 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान किया गया था। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था? 1928 में रविदास सभा का गठन ये जगजीवन राम के द्वारा किया गया। वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन जगजीवन राम ने किया। जगजीवन राम ने भारतीय
जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो वर्ष 1935 में अस्पृश्यों के लिए समानता प्राप्त करने के लिए समर्पित संगठन था। जगजीवन राम वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण श्रम आंदोलन का आयोजन किया था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्मा समाज के संस्थापक 1867 में मुंबई में आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। महादेव गोविंद रनाडे ने इस संस्था से 1872 में जुड़े। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। रनाडे का सामाजिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी के अंत तक सफलतापूर्वक जारी रहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना अपने गुरु की स्मृति में की थी। उन्होंने संन्यास धारण करके धार्मिक ग्रंथों का विशद अध्ययन किया। अपने गुरु की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद 1863 और 1902 को है। मतलब स्वामी विवेकानंद को उनकी शिक्षाओं की व्याख्या करने को साकार करने का श्रेय जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इस नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे और 1893 में वे शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण से उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड में भाषण किया और हिंदू धर्म का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिंदू धर्म के इस पक्ष मुझे मत छोड़ो की बहुत भर्त्सना की। उनके अनुसार हिंदू धर्म केवल खान पान तक ही सीमित रह गया था। वो निर्धनों की धनियों के द्वारा शोषण पर धर्म की चुप्पी से बहुत अप्रसन्न थे। उनके अनुसार भूखे व्यक्ति से धर्म की बात करना ईश्वर तथा मानवता का आगमन है। विवेकानंद ने कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया, परंतु फिर भी उन्होंने अपने लेखों भाषणों के द्वारा नई पीढ़ी में अपने भूतकाल में एक नवीन आत्मगौरव की भावना जगाई। वह एक पक्के देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस ने उनके बारे में कहा था, जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो वो स्वामी विवेकानंद थे, अर्थात बी ऑप्शन सही है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस सन में किया था? 1897 में किया। दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती का मूल नाम शंकर है। उन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः समर्थन करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिनिधि के रूप में हुआ। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलो का नारा दिया। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र में वह मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। वो वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे और तथा उपनिषद काल तक
वे उपनिषद काल तक के साहित्य को स्वीकार करते थे। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले मुंबई में गठित किए गए, पुनः उसे 1877 में लाहौर में संपादित कर एक निश्चित रूप दिया। आर्य समाज का प्रचार प्रसार पंजाब में अत्यधिक सफल रहा तथा कुछ सीमा तक उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में भी इसे सफलता मिली। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ताओं में से थे। 1892-93 में आर्य समाज दो गुटों में बढ़ गया। एक गुट पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशी राम प्रमुख थे और इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया था। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? तो ये 1875 में किया गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। आगे का क्वेश्चन हम 22 से अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए अपने हिंद दोस्तों के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, और अब आप इस वीडियो को बार बार रिवीजन कर सकते हैं, तभी सारे डाटा को आप ज़्यादा से ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, और जो पहली बार आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही पूरा सीरीज इस बुक की हम एनालिसिस करा के ख़त्म करना है। और जब तक आप इसे रिवीजन नहीं करेंगे, बार बार देखेंगे नहीं, तब तक आप किसी भी सन को याद नहीं कर सकते। इसलिए आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम तैयारी 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। चलिए हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।